मैजिकल ब्रिक्स। मधुकर नाम का एक गरीब मजदूर हर रोज मजदूरी करके ही अपना और अपनी बीवी का पालन पोषण करता था। मधुकर का घर अच्छा नहीं था। उसके घर को दरवाजे और खिड़कियां भी नहीं थी। और तो और बरसात के मौसम में हर तरफ से उसके घर में पानी आता था। एक दिन उसकी बीवी उसे कहती है, अजी सुनिए, कुछ दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी तो घर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। आप इसे ठीक करने के लिए कुछ कीजिए ना। अरे मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ कि घर को ठीक करूँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ। फिर भी मैं कुछ सोचता हूँ। मधुकर दूसरे दिन अपने मजदूरी के काम पर निकल जाता है। वो जिस व्यापारी के पास काम कर रहा था, उसके पास उसे कई सारे ईंटें पड़ी हुई दिखती है। उन्हें देखते ही मधुकर को एक आइडिया आता है और वो व्यापारी से कहता है, मालिक, क्या आप मुझे मजदूरी के बदले ये ईंटें दे सकते हैं? आपका बड़ा उपकार होगा मालिक। ठीक है मधुकर, तुम ये ईंटें लेकर जाओ, लेकिन ईंटों के बदले में मजदूरी नहीं दूंगा। इस तरह से मधुकर अपने मालिक से ईंटें ले जाता है, लेकिन बिना रुपयों के उसकी बीवी परेशान हो जाती है और वो कहती है, अजी सुनिए, बिना रुपयों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। पैसे नहीं आएंगे घर में तो कैसे घर चलाऊंगी मैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस तरह मधुकर फिर से मालिक से अपनी मजदूरी लेकर आता गया। धीरे धीरे बारिश का मौसम नजदीक आ रहा था। मधुकर की चिंता बढ़ने लगी थी। अरे बाप रे, इतना करके भी सिर्फ थोड़ी सी ही ईंटें जमा हो पाई है। घर चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते मधुकर अपने मालिक से ही कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसका मालिक भी उसकी कोई मदद नहीं करता। वो कहता है, अरे मधुकर, तुम्हारी एक दिन की मजदूरी बहुत कम है। इसके बदले में मैं तुम्हें और रुपए नहीं दे सकता। ये सुनकर मधुकर मायूस होकर वहां से निकल जाता है और जाते जाते उसे जंगल में एक मंदिर दिखता है। उस मंदिर में मधुकर रोते रोते भगवान के सामने अपना माथा टिकाता है और कहने लगता है, हे भगवान, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपना टूटा फूटा घर बनाने की, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी मैं असफल हो रहा हूँ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रो मत मधुकर, मैंने देखा है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये लो, ये ईंट लेकर जाओ। तुम्हें घर बांधने के लिए जो सामान चाहिए तुम्हें ये ईंट देती जाएगी, लेकिन संभाल कर, ये एक जादुई ईंट है, इससे कभी भी ज्यादा लालच मत करना। उस मैजिकल ईंट को लेकर मधुकर घर चला आता है और देखते ही देखते वो उस मैजिकल ब्रिक से हर वो चीज मांगने लगता है जो उसे घर बांधने के लिए चाहिए होती है। धीरे धीरे मधुकर अपना अच्छा सा घर बना लेता है और खुशी से अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन एक दिन उसकी बीवी भगवान की दी हुई मैजिकल ईंट को देखकर सोचती है, अरे ये ईंट स्वयं भगवान ने दी है, ये सिर्फ घर बांधने का सामान थोड़ी ही ना देगी। मैं इस मैजिकल ब्रिक से और भी कुछ मांगती हूँ। ये सोचकर मधुकर की बीवी उस मैजिकल ब्रिक से ढेर सारे गहने मांगती है और उसे वो मैजिकल ईंट देती ही जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शाम को जब मधुकर घर वापस आता है तो अपने बीवी को ढेर सारे गहने पहने हुए देख वो चौंक जाता है और पूछता है, अरे तुमने ये गहने कहाँ से लाई? अजी कहीं से क्यों लाऊंगी, हमारी मैजिकल ब्रिक से मांगी है मैंने। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? इस मैजिकल ब्रिक ने हमें घर बना कर दिया, इतना काफी है। ये गहने मांगने की क्या जरूरत थी? इतना लालच ठीक नहीं है। अरे तुम भी ना बेवजह परेशान हो रहे हो, जाओ आप अपना काम करो। मधुकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी समझती ही नहीं। दूसरे दिन मधुकर अपने काम पर निकल जाता है। इधर उसकी बीवी फिर से उस मैजिकल ईंट को देखकर कहती है, हे मैजिकल ब्रिक, मुझे ढेर सारा रुपया दो, इतना कि मैं उसमें डूब जाऊं। ऐसा कहते ही वो मैजिकल ब्रिक रुपयों की बारिश शुरू करता है, इतना कि वो रुकती ही नहीं। देखते ही देखते मधुकर की बीवी उन रुपयों के नीचे दबने लगती है कि तभी मधुकर वहां आता है और अपनी बीवी की ये हालत देखकर वो कहता है, हे भगवान, भगवान इसे माफ कर दो, ये लालच में आ गई थी, कृपया इसे माफ कर दो भगवान। मधुकर के ऐसा कहते ही रुपयों की बारिश वापस चली जाती है
और वो मैजिकल ब्रिक भी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से मधुकर अपनी बीवी को मेहनत करना सिखाता है और दोनों अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं। मैजिकल जेसीबी विशाल ट्रैक्टर रोबोट। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर पवन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। पवन के पास एक मैजिकल जेसीबी था, पर पवन उस मैजिकल जेसीबी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करता था, बस अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। एक बार एक आदमी पवन के पास आता है और कहता है, अरे पवन, सुना है कि तुम्हारे पास मैजिकल जेसीबी है। मैं इस गांव में एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ। बस स्कूल की जगह पर कुछ बड़े बड़े पत्थर है, क्या तुम उसे हटाने में मेरी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। 5 दिन में हो जाएगा काम, और हाँ, 1 दिन के 2000 रुपए लगेंगे। अरे 2 दिन के कामों के लिए 5 दिन क्यों? और किराया भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कुछ तो किराया कम करो, तुम्हें भी पुण्य मिल जाएगा अच्छे काम के लिए। अरे काम करना है तो बोलो, और ये पुण्य वुण्य की बातें अपने घर में रखो। मेरे पास है मेरा पुण्य, ये मेरा मैजिकल जेसीबी। वो आदमी पवन को बहुत समझाता है, पर पवन उसकी बात नहीं सुनता। तब परेशान होकर पवन अपने मैजिकल जेसीबी को कहकर उसे मजा चखाने के लिए कहता है। वो मैजिकल जेसीबी उस आदमी को उठा लेता है और वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे भाई, कोई तो मेरी मदद करो। अरे इस मैजिकल जेसीबी को रोको, ये मुझे मार डालेगा। इस तरह से वो चिल्लाते रहता है और अगर कोई उसकी मदद करने के लिए आता तो वो मैजिकल जेसीबी उसे भी मारता। वो मैजिकल जेसीबी उस आदमी को लेकर गांव के बाहर ले जाकर तालाब में फेंक देता है और फिर से पवन के पास जाता है। इसी तरह से अगर कोई पवन की बात नहीं सुनता तो वो अपने मैजिकल जेसीबी से उन्हें मजा चखाता था। इस वजह से सारे गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। एक बार की बात है, गांव में बहुत तूफान आता है। इस वजह से गांव के सारे रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगती है। तब गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ पवन से बात करने के लिए जाते हैं। तब सरपंच कहते हैं, अरे पवन, तुझे तो पता है ना कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आने जाने में। इस तूफान ने गांव के सारे पेड़ों को उखाड़कर रास्ते पे लाकर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैजिकल जेसीबी से उन पेड़ों को हटा दो। हाँ हाँ सरपंच जी, जरूर करूंगा, लेकिन इस काम के मैं 10,000 रुपए लूंगा। लेकिन ये तो गांव का काम है ना, और इसके भी तुम्हें पैसे ही चाहिए। इतना लालच अच्छा नहीं है पवन। अरे आप लोग ना मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। मेरे पास मैजिकल जेसीबी है तो चले आते हैं सब मुंह उठा के। अरे पवन, तुम बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई ना कोई सबक सिखाएगा। अरे तुम लोग समझने वाले हो या नहीं, या बुला लूं मैं अपने मैजिकल जेसीबी को, वो आकर तुम्हें सब सिखा देगा। पवन के ऐसा कहते ही वो मैजिकल जेसीबी स्टार्ट हो जाता है और वो उन लोगों को मारने लगता है। गांव के लोग बेचारे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उस दिन लोगों को मैजिकल जेसीबी से पीटते हुए गांव का ही सूरज नाम का एक इंजीनियर देख लेता है। अरे ये कैसा आदमी है जो अपने ही गांव के लोगों को मैजिकल जेसीबी से पिटवा रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सूरज गांव के लोगों से मिलता है और पवन के बारे में सब जान लेता है। तब सूरज एक रोबोट बनाने का सोचता है, जिसके लिए वो एक ट्रैक्टर को चुनता है और जल्द ही उस पर काम शुरू करके वो ट्रैक्टर रोबोट बनाकर उसे बीच रास्ते में रख देता है। उसी रास्ते से पवन भी अपने मैजिकल जेसीबी से जा रहा था और ट्रैक्टर को बीच रास्ते में देखकर वो चिढ़ जाता है। अरे ये किसका ट्रैक्टर है जो बीच रास्ते में खड़ा है? जल्दी से इस ट्रैक्टर को बाजू कर दो, नहीं तो इसके टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, कैसे करोगे? अरे तुम गांव में नए आए हो शायद, इसलिए तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में, अभी बताता हूँ। पवन अपने मैजिकल जेसीबी को उस विशाल ट्रैक्टर के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। मैजिकल जेसीबी हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो विशाल ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है और विशाल ट्रैक्टर रोबोट उसी जेसीबी पर उल्टा हमला करता है। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कभी मैजिकल जेसीबी हमला करता तो कभी विशाल ट्रैक्टर रोबोट, पर इस बार
रोबोट की पावर ज्यादा रहती है। इस वजह से ट्रैक्टर रोबोट उस जेसीबी के टायर्स को फाड़ देता है। बाद में वो ट्रैक्टर रोबोट पवन पर भी हमला करने के लिए जाता है। तब पवन भागने लगता है और कहता है, अरे अरे भाई, तुम कौन हो वो तो पता नहीं, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो पवन, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो सारे गांव वालों की मांगो। इस तरह पवन सारे गांव वालों से माफी मांगता है और सूरज अपने विशाल ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन से पवन सबसे अच्छे से बर्ताव करने लगता है।